आज की इस प्रेस वार्ता में मीडिया के उपस्थित आदरणीय भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री बिहारीलाल शर्मा जी, इस जिला के माननीय अध्यक्ष श्री बलवीर जी, मीडिया के हमारे अनेक साथी। आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति की बड़ी बैठक ऊना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संपन्न हुई। चुनाव के दृष्टिगत 4 पार्लियामेंट हैं और 4 पार्लियामेंट की 4 चुनाव प्रबंध समितियों का गठन किया है और एक केंद्रीय चुनाव प्रबंध समिति है जिसका गठन किया है। ऐसी ये 5 चुनाव समितियों की एक साथ बैठक आज ऊना में संपन्न हुई, जिसमें व्यवस्थाओं की दृष्टि से, प्रबंध की दृष्टि से चुनाव को लड़ाने के लिए जो भी हमको आवश्यकता रहती है, उसमें छपी हुई सामग्री की आवश्यकता है, वाहनों की आवश्यकता है, रैलियां हैं, कार्यक्रम है, उन सबको चॉकआउट करने की टीमें आज उनका गठन कर दिया गया है और यह संकल्प लेकर के इस बैठक की समाप्ति की है कि हम 4 पार्लियामेंट 4 की 4 भाजपा जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डालेंगे। इसके साथ ही 9 उपचुनाव, जिसमें से 6 डिक्लेयर हो गए हैं, 3 और संभावित हैं। 9 के 9 चुनावों की दृष्टि से आज टीमों का गठन कर दिया है और वो टीमें अपने अपने काम में जुट जाएंगी। हमारे कार्य का आधार मूल रूप से कार्यकर्ता है और उस कार्यकर्ता को काम पर लगाकर चार्ज करके व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके हम चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं। ये हमको आज यहाँ कहना है। हमारे चुनाव के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी और प्रदेश की टीम ने आज ये सारा विषय चर्चा किया। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के 10 साल वो बेमिसाल हैं। 10 साल में जहां देश में एक विशिष्ट प्रकार से प्रगति हुई है, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो देश के इतिहास में पहली बार। और उसका कारण गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं, चाहे वो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की बात हो, चाहे वो 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनको और इंश्योरेंस का कार्ड आयुष्मान के रूप में उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो उनके घरों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की बात हो, पक्के मकान 4 करोड़ देने की बात हो, या फिर 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देते हुए ये गरीब कल्याण का जो एक पैकेज माननीय मोदी जी ने दिया, उसके कारण गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकला है। देश को एक नई दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में मोड़ा और
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 10 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा, न भूतो न भविष्यति। यानी इतनी बड़ी राशि केवल और केवल एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए व्यय करने की व्यवस्था कर देना, ये कैसे संभव हुआ? भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा करके ये संभव, जहां और बिना किसी और चेक के करोड़ों करोड़ों लाभार्थी ऐसे रहे जो डुप्लीकेट रहे, उनको कटाना, डायरेक्ट एक्सेस करके डिजिटल पेमेंट लाभार्थी के खाते में डालना, ताकि बिचौलिया बीच में से निकल जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए और जो घोटाले थे उन घोटालों को समाप्त करते हुए बड़े लेवल पर जो घोटाले, उसके कारण आज हम आर्थिक रूप से मजबूत हुए और उस आर्थिक मजबूती के कारण देश आगे बढ़ा। इस कड़ी में हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हिमाचल इसमें सर्वाधिक लाभ में आया है। हमने देखा 1 लाख करोड़ रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इस साल हिमाचल प्रदेश में व्यय होगा। 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज, उनका काम हिमाचल प्रदेश में चला। हम पठानकोट से चले तो हमारा मंडी का नेशनल हाईवे, उसके ऊपर काम चला है। हम कांगड़ा से चले तो शिमला के हाईवे के ऊपर काम चला है। अगर हम और पिंजौर से चले तो नालागढ़ के लिए 4 लेन हाईवे पर काम चला है। हम कालका से चले तो शिमला और शिमला से ढली के लिए 4 लेन हाईवे पर काम चला है। अगर हम हमीरपुर में जाएं तो हम मंडी के नेशनल हाईवे के ऊपर काम चला है। ऐसा सारे प्रदेश के अंदर जगह जगह टनल बना करके, ब्रिजेस बना करके, और हम एक नए हिमाचल की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सब कुछ नरेंद्र भाई मोदी के कारण आज संभव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हिमाचल की जनमानस इस नाते पूरी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अपना स्नेह और आशीर्वाद व्यक्त करने के मन में दिखाई देती है। और इसलिए हम आपके माध्यम से हिमाचल की जनता से आग्रह भी करना चाहेंगे कि जो विकास निरंतर चल रहा है, चाहे वो देश का है, प्रदेश का है, गरीब का है, बहनों का है, किसानों का है, वो विकास आगे बढ़े, उसके लिए आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद मिले। और हमने इसीलिए चारों की चारों सीटें वो डिक्लेयर की हैं। हमारे चारों कैंडिडेट्स लोकसभा के वो मैदान में हैं और हम उस चुनाव को लड़ने की दिशा में आज पूरी तैयारी करके चुनाव मैदान में उतरे। मुझे प्रदेश की सरकार और प्रदेश कांग्रेस पार्टी की स्थिति के ऊपर भी आपके माध्यम से चर्चा करें। 43 विधायकों को लेकर 40+3 कांग्रेस की सरकार बनी और ऐसा लग रहा था जिस तरह की गारंटियां इन्होंने भरमार के तौर पर दी, जैसे सब कुछ ये एक पहली कैबिनेट के अंदर कर देंगे और हिमाचल पहली कैबिनेट के अंदर मालो माल हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत हुआ। पहली कैबिनेट में कहना शुरू कर दिया हमारा खजाना खाली है। पहली कैबिनेट में शुरू कर दिया कि हमारे पास कर्ज है। पहली कैबिनेट के अंदर कहा कि रोजगार, ये जो नौकरियां, ये तो मिल ही नहीं सकती, ये तो संभव ही नहीं। पहली कैबिनेट के अंदर आपने 1100 संस्थान बंद कर दिए। वो पहली कैबिनेट कहर बन के हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आई और उसके कारण कांग्रेस में एक बड़ा अंतर विरोध खड़ा होगा। और वो जो कांग्रेस का अंतर विरोध है,
वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा ना करने के कारण भी एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध खड़ा हुआ। अनेक विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में जो जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, उसके कारण उन विधायकों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और अंततोगत्वा हमने देखा कि 43 विधायकों की सरकार घटकर 34 पर पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद वो जीता। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के जनमानस के हृदय से उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार वो प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार सब तरफ केवल झूठी गारंटियों के नाम से जाने जाने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार आज और एक ऐसी सरकार बनकर रह गई है जिसने सारे इतिहास तोड़ दिए और 43 विधायक 34 में पहुंच गए। आज जो 9 उपचुनाव सामने खड़े हैं, इसके लिए 100% जिम्मेवारी कांग्रेस की वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी की है और उसके लिए वो माननीय विधायक जनता में दोबारा से मैंडेट लेने के लिए जा रहे हैं। ये पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। आज भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों को लड़ने के लिए जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है और प्रदेश सरकार की नाकामयाबियां और श्री नरेंद्र भाई मोदी की उपलब्धियों को लेकर के हम जनमानस में जाएंगे। यही आज की मीटिंग का परिणाम। डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिन लोगों का कल तक भाजपा विरोध करती थी, आज वो 6 लोग जो है वो भाजपा में है। किस तरीके से आपने नेताओं को तो बनाया है, क्या वर्कर्स को भी इस तरीके से आप तैयार कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का विस्तार वो होना चाहिए, यह हमारा कार्यकर्ता अच्छे से समझता है। नरेंद्र भाई मोदी जी को 10 साल मिले तो 10 साल में देश आगे बढ़ा और अगले 5 साल और अधिक क्रूशियल हैं जब हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनना चाहते हैं। उसका लक्ष्य रखा है। मोदी जी ने गारंटी दी है कि मैं 3 साल के अंदर आर्थिक रूप से दुनिया की तीसरी महाशक्ति भारत को बना। इस दिशा के अंदर जब मेरे कार्यकर्ता की मनोभावना वो पूर्ण होती है तो वो किसी भी हद तक त्याग, तपस्या, बलिदान के साथ काम करने की मानसिकता में रहता है और रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास। सर, जो 3 आजाद है उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, तो किस प्रकार की पार्टी की रणनीति क्या हो? हमारे लोकतंत्र में सबकी और एक विशिष्ट अधिकार है। मेरा अधिकार है कि मैं किसी स्थान पर नहीं रहना चाहता। उसी अधिकार के नाते तीनों माननीय विधायकों ने विधायक के पद से इस्तीफा दिया और व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा माननीय स्पीकर साहब को दिया है। इसलिए उनका यह दायित्व बनता है कि वो अतिशीघ्र उस इस्तीफे को स्वीकार करें और हमारा आग्रह रहेगा कि लोकतंत्र की परिपाटी को और संविधान की और विशिष्टता को बरकरार रखने के लिए उनको ऐसा करना चाहिए, बिना डिले के उसको स्वीकार करना। अगर सर वो नहीं करते हैं तो पार्टी की रणनीति क्या हो? वो रणनीति का खुलासा मीडिया के सामने करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन तीनों विधायकों को न्याय मिले इसके लिए पार्टी उनके साथ। सर, अभी पिछले पंडो में एक बैठक हुई है जिसमें भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता थे जो विधानसभा चुनावों में अलग हो गए थे, उन्होंने अपने दागी सुनाया था। उन्होंने वो एक बैठक की है और वो उन्होंने रोष जताया कि भाजपा कांग्रेस से लोगों को तो ला रही है लेकिन अपने लोगों को नहीं पूछ रही है। तो आप कह रहे हैं कि परिवार बढ़ा रहे हैं और अपने लोगों की अभी तक वो पूछताछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत बड़ा परिवार है।
सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती और अनेक अनेक कार्यकर्ता जो कल को पीछे चले गए थे, अलग हो गए थे, वो भी वापिस आते हैं और अभी तक जिनकी कोई रिजेंटमेंट आएगी हम उनसे बात करेंगे, अन्यथा कोई पार्टी से बाहर ही चला गया वो कहीं भी बैठक करे उसका तो क्या सीधा अगर सवाल पूछे, क्या जो बागी थे विधानसभा चुनाव के बागी थे भाजपा के, क्या उनको वापस मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक मूल फैसला किया है कि जो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हुए लोग हैं उनको, चाहे उन्होंने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले चुनाव लड़ा है, उनको हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं पार्टी के लिए। जो 2022 में जिन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा उनके बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा तो हम आपके पास आएंगे, आपको भी जानकारी देंगे। विधानसभा अध्यक्ष के पास उनको इस्तीफा देना ना देना, ऐसा विधानसभा में कोई कानून था? ये मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आप पत्रकारिता छोड़ना चाहते हैं तो आपको कोई रोक सकता है क्या? नहीं। मैं आजाद उम्मीदवार के नाते और वहां पर चुन करके गया। मैं आजाद उम्मीदवार नहीं रहना चाहता, मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूं, मैंने वहां से त्याग पत्र दिया, मैं जनता की अदालत में दोबारा जा रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का और सदस्यता ग्रहण की है, मैं बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो वो मौलिक अधिकार है। उसमें हस्ताक्षर ना करने के इतने लेखू हम तो आग्रह कर रहे हैं, जो और लोकतंत्र के रखवाले हैं, चाहे वो महामहिम राज्यपाल है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे हमारे और चीफ जस्टिस हैं और चाहे स्पीकर हैं, 4 एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनको लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान की रक्षा करने का दायित्व दिया है, उनको करना चाहिए। सर लास्टली, वीरेंद्र कंवर पूर्व मंत्री, सीनियर आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, वो मंच शेयर नहीं कर रहे हैं जो कैंडिडेट आपने बनाए हैं, किस प्रकार की रणनीति होगी और क्या उनसे बातचीत हुई है? माननीय वीरेंद्र कंवर जी हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं और आज भी वो बैठक में थे, लगातार और कार्यक्रम कर रहे हैं इस पार्लियामेंट के। और हमारे अनुराग ठाकुर जी जो कैंडिडेट हैं उनके सहयोगी के नाते पूरे पार्लियामेंट की जिम्मेवारी आज ही उनको दी गई है और सभी लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल चुके हैं। मैं और रणधीर शर्मा जी आज उनके घर में नाश्ता भी करके आए हैं, तो सब कुछ, हाँ वो उनको उन्होंने बुलाना था, तो सब स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसी ये सवाल